चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे मूवमेंट से। मूवमेंट होते क्या है आपको ये जानना है, और कैसे मूवमेंट जुड़े हुए हैं एक्सपेक्टेशन से और वेरिएंस से। आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया मूवमेंट के बारे में पहले दिया था जब मैंने आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस बताया था। तो आज आपको मूवमेंट का थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, लेकिन मूवमेंट का होल आइडिया आपको कब होगा, जब आप पेपर नंबर 2 पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड। तो मूवमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रिलेशनशिप हैं जो हम पेपर नंबर 2 में प्रूफ करेंगे, क्योंकि वो उसके ही सिलेबस में है। यहाँ पर बस मैं आपको मूवमेंट का इंट्रो बताऊंगा, क्योंकि हमें कुछ थ्योरम्स प्रूफ करनी है जो मूवमेंट्स पे बेस्ड हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप मूवमेंट का इंट्रो जान लीजिए कि मूवमेंट होते क्या हैं। चलिए देखते हैं। तो मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन। तो हमने चूंकि एक्सपेक्टेशंस पढ़ ली हैं, तो आज हम मूवमेंट्स को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। ये लैंग्वेज आपको नोट्स में मिल जाएगी, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होंगे। और क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो आप इसको वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो जब हम किसी ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, द मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए इज डिफाइंड एज। मूवमेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका नाम है म्यू, नाम आपको याद रखना है। और जब हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो हम इस पर एक डैश लगाते हैं, और हम मूवमेंट को निकालते समय डायरेक्ट आर्थ मूवमेंट निकालते हैं। जहाँ पर आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला मूवमेंट हमें मिलेगा, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो दूसरा मूवमेंट मिलेगा। अभी मैं सारी वैल्यूज पुट करके आपको दिखाऊंगा। हम इस पे पावर आर लगाएंगे। तो अब चूंकि आपने एक्सपेक्टेशन पढ़ रखा है तो आप आसानी से मूवमेंट को समझ सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं म्यू आर डैश, और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस ए लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये मोमेंट अबाउट पॉइंट ए डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब मोमेंट के क्लासिफिकेशंस आएंगे। अभी हम इसकी डेफिनेशन को भी ओपन कर सकते हैं। अगर हमारा केस डिस्क्रीट है तो हम लिखेंगे समेशन ओवर एक्स, यहाँ पर हमारा x माइनस ए टू द पावर आर आएगा, और यहाँ पर x का प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा। अगर हमारा केस कॉन्टिन्यूअस है तो x माइनस ए पावर आर, और यहाँ पर x का पीडीएफ आएगा इंटू डी एक्स। रेंज x की रहेगी समेशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। तो ये मूवमेंट की डेफिनेशन होगी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन। आप सबने एक्सपेक्टेशन को अच्छे से पढ़ा है। एक्सपेक्टेशन अगर हम इसका ले रहे हैं तो हमको पहले ये वाला टर्म यहाँ पर लिखना होता है, और फिर इसमें हम रैंडम वेरिएबल देखते हैं कौन सा है। कौन रैंडम वेरिएबल है, x। तो यहाँ पर उसका आएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट केस में, और कंटिन्यूअस केस में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर a की वैल्यू को चेंज करते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। a की वैल्यू की जगह पे हम अगर 0 रखेंगे तो इस वाले को हमने नाम क्या दिया था, अबाउट एनी पॉइंट ए। अब ये जब हमने a की जगह पे 0 रख दिया तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 0 भी तो एक पॉइंट ही है, लेकिन 0 को हम ओरिजिन कहते हैं, तो हम इसको कहेंगे अबाउट ओरिजिन। यानी ये कौन सा मूवमेंट है, अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन के फार्मूले में क्या चेंज आएगा, इधर सिंबल में कोई चेंज नहीं, क्योंकि 0 भी तो एक पॉइंट है। यहाँ पर a गायब हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट, यहाँ पर आएगा x टू द पावर r इंटू पी एक्स, और कंटिन्यूअस केस में x टू द पावर r एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये डिस्क्रीट केस का है, ये कंटिन्यूअस केस का है। ठीक है, अबाउट ओरिजिन मूवमेंट्स में भी हम सिंबल सेम रखेंगे, म्यू आर एंड म्यू डैश भी लगाएंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अबाउट ओरिजिन है और कौन सा अबाउट एनी पॉइंट है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है जब लिख के आता है। तो अगर केवल म्यू आर डैश लगा हुआ है तो हम इसको समझेंगे अबाउट ओरिजिन, और जब मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट देते हैं तो हम उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे यहाँ हमने ए लिखा तो इसका मतलब हो गया ये मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है। क्लियर, यस सर। चलिए अब हम एक दूसरे तरीके के मूवमेंट पे आएंगे, और इस मूवमेंट में हम a की वैल्यू को फिर से चेंज करने जा रहे हैं। a की वैल्यू को जब हम चेंज करेंगे तो अब की बार हम a की वैल्यू को क्या लेंगे, हम अब की बार a की जगह पे ले लेंगे मी।
चलिए देखते हैं। अगर हम पॉइंट ए की जगह पे क्या ले लेते हैं, मीन यानी एक्स बार, और आपको पता है कि इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से, तो अब की बार चेंजेस क्या आएगा, डैश हट जाएगा, केवल म्यू आर बचेगा, और यहाँ पर आएगा एक्सपेक्टेशन एक्स, माइनस ए की जगह पे भी एक्सपेक्टेशन एक्स रखेंगे और इसकी पावर हो जाएगी आर। अब अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल पावर आर इंटू पी एक्स, और अगर कंटिन्यूस केस है तो इंटीग्रेशन x माइनस एक्सपेक्टेशन x होल पावर आर इंटू एफ एक्स डी एक्स, यानी एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन सब में सेम रहेगी। अब इस वाले मोमेंट्स का नाम क्या पड़ जाएगा, अब की बार हम इसको अबाउट मीन कहेंगे, यानी ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट है, अबाउट मीन है। इसका दूसरा नाम पड़ जाएगा सेंट्रल मूवमेंट। और खास बात ध्यान देने वाली है कि इसमें डैश नहीं लगा होता है, यानी इन फार्मूलों में हम म्यू आर पे डैश नहीं लगाते, यानी विदाउट डैश। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऊपर वाले फार्मूलों का एक नाम और होता है, जो हम किसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं और वो पॉइंट मीन ना हो तो हम इसको कहते हैं रॉ मोमेंट्स। रॉ मोमेंट्स में क्या होता है, डैश लगा होता है, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये मोमेंट्स कैसे होते हैं, विद डैश। अब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 भी एक पॉइंट है, इसलिए डैश लगा रहेगा। अगर ए की वैल्यू हम एक्सपेक्टेशन एक्स यानी कि मीन करते हैं तो डैश हट जाता है, तो याद रहेगा आपको। अब हम क्या करते हैं, दोनों में वैल्यूज पुट करते हैं आर की और देखते हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, और आप पहचान के बताएंगे कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम एक तरफ लिख लेते हैं अबाउट ओरिजिन, यानी हमने मान लिया कि ए की वैल्यू 0 है, इधर हम लिखेंगे अबाउट ओरिजिन, और एक तरफ हम लिखेंगे अबाउट मीन, यानी हमने ये मान लिया कि ए की वैल्यू एक्स बार है। अबाउट ओरिजिन को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, रॉ मोमेंट कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मोमेंट। इसमें डैश लगा होता है और इसमें डैश का कोई स्कोप नहीं, यानी डैश नहीं लगा होता है। चलिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा म्यू आर डैश एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। अगर यहां पर हम डेफिनेशन लिखें तो म्यू आर डैश हट जाएगा और क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर, सॉरी पावर है आर, आरथ मोमेंट है तो आर पावर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले हम आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो यहां पर आएगा म्यू 01। म्यू 01 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर आएगा एक्सपेक्टेशन एक्स टू द पावर 0। किसी की पावर अगर हम 0 करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, और 1 इज अ कांस्टेंट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी आपको याद रखना कि अगर हम 0 ऑर्डर का मोमेंट निकालें तो वैल्यू 1 आएगी। सेम हियर, अगर हम म्यू 0 निकालें तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगी 0, पावर 0 मीन्स 1, 1 मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। यानी इन बोथ द केसेस इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ r is equal to 0, then we get the 0 order moment which is equal to 1. Okay, now we take r equal to 1. अब जब r की वैल्यू हमने 1 ले ली तो इसका नाम पड़ गया म्यू1 डैश। अब आपको पहचानना है कि म्यू1 डैश क्या है, r की वैल्यू 1 रखते हैं यानी पावर 1, तो ये बन गया एक्सपेक्टेशन x। अब आप बताइए क्या हम लिखें इसको, म्यू1 डैश को हम क्या कहें, बताओ, कोई बताएगा आप में? बोलो सर। एक्सपेक्टेशन, वो तो लिखा ही हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, आपने इसको किसी और नाम से भी पढ़ा है? सर वेरिएंस। बेटा वेरिएंस का फार्मूला और मीन के फार्मूले में तुम अभी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाए, कल से पढ़ रहे हो वेरिएंस और मीन का फार्मूला और अभी तक डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाए। बेटा गरिमा जी सर। बताइए, एक्सपेक्टेशन एक्स को मीन कहते हैं कि नहीं? नहीं नहीं सर। नहीं कहते हैं।
अच्छा, एक्सपेक्टेशन पढ़ाते समय हमने पहली लाइन क्या लिखाई थी बताओ? सर अभी वो हमने नोट नहीं किया है। अच्छा चलो ठीक है, रिवाइज करो, मैं समझ रहा हूँ दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए, जब मैं एक्सपेक्टेशन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने सबसे पहली लाइन क्या लिखाई थी? एक्सपेक्टेशन गिव्स द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। याद आया कुछ? ये देखिए स्टार लगा के पहली लाइन लिखी है। हमने बताया था एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज। एक्सपेक्टेशन गिव्स द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम किसी का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है बताओ? मीन का। तो अब मीन का एक नया नोटेशन बना जिसको हमने क्या नाम दिया अभी अभी? म्यू वन डैश। क्लियर? यस सर। म्यू वन डैश मीन। अब अगर हम यहाँ पर आर की वैल्यू 2 रख दें तो ये हो जाएगा म्यू टू डैश, जिसकी वैल्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सर वन क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर इसमें डैश लगता है ओरिजिन में, हाँ। और ये अबाउट में डैश क्यों नहीं लगता? ये नोटेशंस की बात है बेटा। जब हम नोटेशन बनाते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो जब दो तरीके के मूवमेंट सर्च किए गए तो इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जिन्होंने इनको खोजा था उन्होंने एक पे डैश लगाया और एक पे नहीं लगाया। तो एक्चुअली में हमें तो सर हम्म। उसमें बताएंगे ना, तो उसमें लिखा भी इस तरह होगा। नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है। जैसे आपका नाम गरिमा है, ठीक है, जी मैं सर। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका नाम योग्यता क्यों नहीं है? चलिए बताइए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्योंकि आपका- मेरे पापा मम्मी ने घर का नाम रखा है। बस यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिसने भी इसको खोजा था उसने ओरिजिन पे डैश लगा दिया और अबाउट मेन पे नहीं लगाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? वैसे ही पढ़ना पड़ेगा ना। या जी तो सर, हम जी। इसको खोजे होते तो हम अपने हिसाब से इसको चेंज करते, लेकिन हम तो किसी का सर्च किया हुआ पढ़ रहे हैं ना। आई थिंक जी क्लियर सर। हो गया आपको कि यहाँ पर डैश क्यों नहीं लगा है। ओके, तो इसके पीछे बेटा कोई रीजन नहीं है, नोटेशंस हैं। जैसे किसी ने इस सिंबल को ए कह दिया तो हम इसको ए पढ़ रहे हैं। अब हमने तो ये क्वेश्चन नहीं किया कि इसको ए क्यों कहा गया, इसको ए क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि जिसने जब लैंग्वेज बनाई तो उसने हर चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबको एक सिंबल दिया। अब जो उसने सिंबल दे दिया हमें वही पढ़ने हैं। आई थिंक क्लियर? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आगे भी आएंगे, इसीलिए मैंने आज इस पे थोड़ा सा समझा दिया। तो हमको बेसिकली मूवमेंट 4 पढ़ने होते हैं। तो हमने 4 मूवमेंट पढ़े जो अबाउट ओरिजिन थे और जिनको हम रॉ मूवमेंट कह रहे थे। म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश, जिसमें से म्यू वन डैश का स्पेसिफिक नाम पड़ गया मीन। अगर आपको कहीं म्यू वन डैश लिखा मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, मीन है। ठीक है, ये था आर की वैल्यू 2 के लिए, ये था आर की वैल्यू 3 के लिए, और ये था आर की वैल्यू 4 के लिए। अब हम आते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर आर की वैल्यू 1 ले लें तो म्यू वन आएगा। म्यू वन की वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स, और इस पे पावर लगेगी 1। 1 मतलब सिंपल है, 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर हम इसमें एक्सपेक्टेशन रन कराएं तो एक्सपेक्टेशन रन कराने पे एक्सपेक्टेशन इस वाले एक्स पे लग जाएगा, और इस पे पहले से एक्सपेक्टेशन है तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो इस एक्सपेक्टेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी वो भी एक्सपेक्टेशन एक्स ही बना रहेगा। और आपको दिख रहा होगा वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पहला सेंट्रल मूवमेंट हमेशा क्या आता है? 0। अब इसका प्रैक्टिकल प्रूफ हम आपको करवाएंगे पेपर नंबर 2 में। हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस पर हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमेशा पहला सेंट्रल मूवमेंट 0 आता है। आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूं। हमने एक x लिया, हमने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है? आपको ये लिखना है x माइनस एक्सपेक्टेशन x, ये कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेशन x का मतलब आपको क्या करना है? इसका मीन कैलकुलेट कर लेना है। जब मीन आ जाए तो सब में से मीन घटा के एक वैल्यू लिख लेनी है और इसका एवरेज लेना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या करता है? एवरेज देता है। तो हमें यहाँ पर इनका एवरेज लेना है। आप चेक करके देखिएगा कि इसका जो एवरेज हम लेंगे इस वाली क्वांटिटी का, वो कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 0। चेक करिएगा कि 0 आता है कि नहीं आता है। मैं करके दिखाऊं क्या? चलिए मैं करके दिखा देता हूं। इस x का मीन क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5 का मीन क्या होगा?
यानी एक्सपेक्टेशन एक्स अगर हम निकालें तो वैल्यू क्या आएगी? सर 2। नहीं बेटा, 3 आएगी। सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करो, सबको ऐड करोगे 15 आएगा, डिवाइड करोगे 3 आएगा, ठीक सर है। 3 आएगा। हाँ सर। तो अब हम x से एक्सपेक्टेशन x घटाते हैं, यानी 1 से घटाएंगे 3, तो ये आएगा -2। और अगर हम 2 से 3 घटाते हैं तो -1 मिलेगा, और अगर 3 से 3 घटाते हैं तो 0 मिलेगा। 4 से अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 5 से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब हमको ये वैल्यू भी मिल गई। अब इसका एक्सपेक्टेशन लेने का मतलब इसका एवरेज करना। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे ना। तो जोड़ने पर ये वैल्यू क्या आ रही है, जरा देखिए, 0 आ रही है। जोड़ने पे 0 जी आ रहा है सर। कि नहीं? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज 0। चाहे जहां चाहे जैसा भी केस हो, हम पहला सेंट्रल मोमेंट हमेशा क्या लिखेंगे, 0। यानी हमको किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए μ1 कैलकुलेट करो, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे आंसर देंगे क्या, 0। और ऐसा हम बहुत बार आपको प्रूफ करके दिखाएंगे आगे चलकर। r की वैल्यू 2 लेते हैं जरा। 0। r की वैल्यू 2 लेने पर क्या होगा, μ2 आएगा, और μ2 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम r की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो r की जगह पे जरा 2 पुट करिए, और अब पहचानिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये किसका फार्मूला है? तुम लोगों ने कल की क्लास रिवाइज नहीं की। ये फार्मूला है सर ये बेटा वेरिएंस। को वेरिएंस तब आता है जब 2 रैंडम वेरिएबल होते हैं, वेरिएंस एक्स। वेरिएंस एक्स। तो आपको एक चीज और पता चली कि सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट इज आल्सो नोन एज वेरिएंस। कोई बात नहीं, अभी आपने नया नया पढ़ा है, कंफ्यूजन हो सकती है, आप उसको रिवाइज करिए। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज नोन एज वेरिएंस, एंड फर्स्ट रॉ मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन इज नोन एज मीन। अब यहाँ पर सिमिलरली हम μ3 और μ4 डिफाइन कर लेंगे, जिनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। अब हमने आपको पढ़ाया था स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस और कर्टोसिस में हमने मोमेंट का यूज किया था। तो ये तो मैं पक्का मान सकता हूँ कि आप लोग उसको भूल गए होंगे, क्योंकि नई चीजें एक बार पढ़ने में हमारे दिमाग में नहीं बैठती हैं, आपको उन्हें बार बार पढ़ना है। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने आपको 2 कोफिशिएंट बताए थे, एक था गामा 1 और एक था बीटा 1। जो बीटा 1 था, एक गामा 1 और बीटा 1। हाँ, तो बीटा 1 की वैल्यू आप में से किसी को याद है, 23-32 करके थी कुछ, याद आया? यहां पर जो मूवमेंट यूज किए जा रहे हैं बीटा 1 में, वो यही वाले मूवमेंट यूज किए जाते हैं। कौन से वाले? सेंट्रल वाले। जब बीटा 1 आता है तो गामा 1 की वैल्यू आती है रूट बीटा 1, और गामा 1 अगर 0 से बड़ा होता था तो हम लोग कहते थे पॉजिटिवली स्क्यूड। आपको वो वाला लेक्चर रिपीट करना है। अब अगर ये 0 से छोटा आता है तो निगेटिवली स्क्यूड, और अगर गामा 2 की वैल्यू आती है 0 तो हम कहते हैं नो स्क्यूनेस, यानी कि सिमेट्रिक। याद आया? कुछ नहीं आया है तो आपको लेक्चर रिपीट करना है। सिमिलरली हमने एक बीटा 2 पढ़ा था, जिसकी वैल्यू हमने बताई थी μ4/μ2 स्क्वायर। यहाँ पर μ4 और μ2 यही वाले मोमेंट्स यूज किए जाएंगे, μ4 और μ2। ठीक है, तो आपको स्क्यूनेस कर्टोसिस का जो चैप्टर मैंने कराया है उसको रिवाइज कर लेना, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्क्यूनेस कर्टोसिस क्या थी और मूवमेंट का यूज़ करके हम उन्हें निकालते हैं। तो मूवमेंट्स में बस इतना ही। मूवमेंट और क्या करते हैं ये हम आगे चलकर जानेंगे। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे एक इम्पॉर्टेंट मिला। मान लो कभी ऐसा आपके सामने आए एग्जाम में, तो आप कैसे इसको करेंगे। यहाँ पर लिखा है कोवेरियंस x प्लस वाई, ये एक रैंडम वेरिएबल बनाया गया है और कॉमा लगा के z लिखा गया है, और इसकी वैल्यू ये आएगी। तो आपको इसे प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको कोवेरियंस की बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। कोवेरियंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्सपेक्टेशन x और y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। बेटा होल स्क्वायर कोवेरियंस में नहीं होता। तुम लोग लेक्चर रिवाइज करो जल्दी जल्दी, ठीक है? 2-3 बार देखो उस वाले लेक्चर को, कल का लेक्चर 1 घंटे का था, तुम लोग हजम नहीं कर पाए अभी, तो बेहतर है उसको एक बार और देख लो, ठीक है? चलो कोई नहीं, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो कोवेरियंस की ये डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं, हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है कोवेरियंस x प्लस वाई कॉमा z। हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ
सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई माइनस एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई, ये तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, पहला रैंडम वेरिएबल। दूसरा रैंडम वेरिएबल है z, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन z। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, x वाले को x के साथ कर लेंगे, यानी x माइनस एक्सपेक्टेशन x कर लेंगे, यहाँ से माइनस एक्सपेक्टेशन x मिल जाएगा, और साथ ही साथ y के साथ माइनस एक्सपेक्टेशन y भी मिल जाएगा, बीच में क्या रहेगा प्लस। तो ये हमारा एक पहला वाला हो गया, और दूसरा वाला क्या है z माइनस एक्सपेक्टेशन z। अब क्या करेंगे देखते हैं, हम इसको एक क्वांटिटी मानेंगे और इसको दूसरी, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली वैल्यू आएगी x माइनस एक्सपेक्टेशन x, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा z माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z से। दूसरी वैल्यू ये है, इसको लिख लेते हैं y माइनस एक्सपेक्टेशन y, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा z माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z से, और बाहर एक एक्सपेक्टेशन लगी है वो यहाँ भी लग जाएगी, और ये सिंबल प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, और ये एक्सपेक्टेशन यहाँ भी लग जाएगी। अब तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया, कोवेरियंस x, z, और ये क्या बन गया कोवेरियंस y, z, यानी प्रूफ हो गया। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ें। कोई दिक्कत किसी को? जी सर। है दिक्कत बताइए। नो सर। अच्छा चलिए मैं आ गया। नो सर। सर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एक थ्योरम है जो मूवमेंट से रिलेट करती है, इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं, बस आपको ये जान लेना है। मान लो किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन में हम मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी आगे चलकर हम मूवमेंट्स के क्वेश्चन आपको करवाएंगे नेक्स्ट पेपर में। मूवमेंट कैलकुलेट करते समय हमने फोर्थ मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया, तो हम जब फोर्थ मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि μ1, μ2 और μ3 भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, यानी कि ये एग्जिस्ट करेंगे। सिंपल सी बात अगर हम बोलें लैंग्वेज में, तो इफ़ द हायर ऑर्डर मूवमेंट्स एग्जिस्ट देन लोअर ऑर्डर मूवमेंट्स ऑलवेज एग्जिस्ट। यानी अगर चौथा मूवमेंट हमने निकाला तो ये तीनों निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन चौथा निकालने के साथ हम ये नहीं कहते हैं कि पांचवा भी निकल आएगा। हो सकता है पांचवा ना निकले, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, हो सकता है छठवां ना निकले, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हायर ऑर्डर मूवमेंट एग्जिस्ट करता है तो लोअर ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट। चलिए देखिए यहाँ लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, इफ म्यू आर डैश एग्जिस्ट, यानी अगर rth मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, देन म्यू एस एग्जिस्ट, तो म्यू एस भी एग्जिस्ट करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये म्यू एस है और है ये म्यू आर। लेकिन शर्त क्या है कि यहाँ पर जो एस है वो आर से छोटा होना चाहिए। बात समझ पाए सब लोग? अगर म्यू आर डैश एग्जिस्ट करता है तो म्यू एस डैश भी करेगा, लेकिन यहां पर जो एस आया है वो इस आर से बराबर या छोटा होना चाहिए। ओके, यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिमार्क में देखिए लिखा है, द अबव थ्योरम स्टेट्स दैट इफ द मूवमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड ऑर्डर एग्जिस्ट, यानी किसी एक ऑर्डर का मूवमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो पांचवा कर रहा है, देन ऑल द लोअर ऑर्डर मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट, तो सारे लोअर ऑर्डर मूवमेंट को हम निकाल सकते हैं। हाउएवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर लोअर ऑर्डर कर रहा है तो हायर के बारे में भी हम कुछ कह पाए। वी मे हैव डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक एग्जांपल दिया गया है, फॉर विच ऑल द मूवमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड। हाँ बेटा बोलो। गरिमा बोलिए बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा अच्छा, तो माइक आप ऑफ कर लीजिए, मुझे सर लगा आ रही है। ठीक है ओके आ रही है। ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है जिसके थ्रू हम ये देख भी सकते हैं कि अगर लोअर ऑर्डर एग्जिस्ट करे तो हायर ऑर्डर के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और हमें x की रेंज दी गई ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन x है तो क्या आएगा x इंटू इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है 2x क्यूब,
और यहाँ पर क्या आएगा dx। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब है, एक्स है, हम इसको लिख सकते हैं 1 to इनफाइनाइट 2/x² एंड dx। हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² का इंटीग्रेशन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log x²। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x² आता है और x² को करेंगे तो 2x फिर से आता है, तो ये 2 इसी में मर्ज हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर -2 करते हैं, x की पावर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 और अपॉन में क्या आएगा -2 + 1 ये आएगा। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, तो 1 to इन्फिनिटी 2 को हम बाहर ले लेते हैं, x² को जब हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आया रिजल्ट, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। हम इस पर सीधे लिमिट ऑपरेट करेंगे, लिमिट हमारे पास क्या है 1 to इनफाइनाइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया x की पावर -1 और यहाँ पर भी आ गया -1, लिमिट अभी भी हमने लगा रखी है। अब एक काम करते हैं, ये जो माइनस है इसको बाहर ले लेते हैं, ओके, और 1/x x इनवर्स को हम लोग लिख लेते हैं 1/x, और अभी भी हमने लिमिट ऑपरेट कर रखी है। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे 1/इनफाइनाइट, फिर पुट करेंगे 1/1। देखिए रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और इसकी वैल्यू -1, यानी फिर से हमको क्या मिला, एक्सपेक्टेशन x का रिजल्ट 1 मिल गया। यानी हमने देखा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट यानी कि एक्सपेक्टेशन x निकाला तो वो एग्जिस्ट कर गया। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि x² भी एग्जिस्ट करेगा। चलिए एक्सपेक्टेशन x² करके देखते हैं क्या आएगा, तो एक्सपेक्टेशन x² की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, x² इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन इंटू dx। लिमिट हमारे पास हमको दी हुई है 1 to इन्फिनिटी, ये है x² और इसके साथ क्या है 2/x³ फंक्शन dx। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 1 to इन्फिनिटी, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है log x, और हम इस पे लिमिट ऑपरेट करेंगे 1 to इन्फिनिटी, तो log x में अगर हम x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ये फंक्शन आ गया इनफाइनाइट और इसको हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने देखा लोअर ऑर्डर मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन हायर ऑर्डर नहीं किया, जब एक से ज़्यादा हमने किया 2 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर लोअर कर रहा है तो हायर के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हायर कर रहा होता तो लोअर जरूर एग्जिस्ट करता। तो वो थ्योरम है, इसको आप लिख लेंगे विद एग्जाम्पल अपने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थ्योरम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं तो आप मुझे बताइए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। डॉट आपको मैंने पढ़ाया पिछली क्लास में, यस सर, if x and y are independent then we can write this as expectation of x into expectation of y, ओके। यस सर। तो ये था सिंपल रैंडम वेरिएबल के लिए, जब हमारे रैंडम वेरिएबल सिंगल हो, इनकी पावर 1 हो। अगर हम इस रैंडम वेरिएबल की जगह पे इसका फंक्शन पुट कर दें और इसका भी हम एक फंक्शन ले लें, तो क्या हम इन फंक्शंस के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होंगे। सपोज दैट हमने कहा x एंड y आर इंडिपेंडेंट और हम आपसे पूछें बताइए x² और y² इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं, तो x² इज द फंक्शन ऑफ x, y² इज द फंक्शन ऑफ y। क्या हम कोई कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये थ्योरम इसी बात के लिए है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन व्हाट अबाउट द x² एंड y², समथिंग लाइक दैट x³ एंड y³ या डिफरेंट फंक्शन भी हो सकते हैं। हमने x का फंक्शन ले लिया x² + 2x और y का फंक्शन सिंपल y + 2 ले लिया, तो ये y का फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ये भी आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये थ्योरम इसके लिए। चलिए इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको मैंने पढ़ा रखा है पहले
अगर एक्सपेक्टेशन x लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अगर इस x की जगह पे हम x का एक फंक्शन ले आए, सपोज दैट हमने फंक्शन ले लिया gx, तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा gx और ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये x का फंक्शन होता है तो यहाँ पर x का ही pdf आता है। ये बात आपको याद रखनी है, पहले हम करवा चुके हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो इनके फंक्शंस भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है हम उसे पहले लिख लेते हैं। x और y इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x और y का जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखें तो हम इसे इनके सेपरेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस, joint PDF can be written into their separate PDFs, product of their separate PDFs, okay? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। x और y हमें इंडिपेंडेंट दिए हुए थे तो हमने ये एक कंडीशन लिख ली। अब हम इसका यूज करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर हम x का एक फंक्शन लें जिसको क्या कहा जा रहा है hx, और y का एक फंक्शन लें जिसको कहा जा रहा है ky, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए इसके बराबर। हमको इसे प्रूफ करना है तो हम LHS लेकर चलते हैं। ये LHS हमने ले लिया है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये दोनों x और y के फंक्शन हैं तो इसलिए दो इंटीग्रेशन आएंगे, एक x का एक y का। जो कुछ भी यहाँ लिखा होता है वही हम यहाँ पर लिखते हैं, ये एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन है। इनटू यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x है और y है तो यहाँ पर क्या आएगा, x और y का जॉइंट PDF। दो रैंडम वेरिएबल हैं तो दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स वाई को ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक कर लेंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसको एफ एक्स इंटू एफ वाई में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। हम एक काम करेंगे, इस x के इंटीग्रेशन के साथ x का फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि hx को अगर हम देखें तो ये x का फंक्शन है, y के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो हम इस hx को y के बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, फंक्शन ऑफ y, और इसके साथ क्या है, fy, और y का इंटीग्रेशन है तो हम y का dy भी लगा लेते हैं और dx को बाहर कर लेते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि हम इसे क्या लिख सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सपेक्टेशन y लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। अब मान लो y की जगह पे y का कोई फंक्शन होता इधर तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ky, है ना। यस सर। अब जरा इस वाले इंटीग्रेशन को देखो। इस वाले इंटीग्रेशन के लिए ये ky कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन x का है। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x hx और इसका fx और dx। यहाँ पर एक टर्म fx मेरे से छूटा है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं fx इंटू dx। अब ये भी तो एक्सपेक्टेशन ऑफ hx बन गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, और एक पहले से बन चुका था एक्सपेक्टेशन ऑफ ky। तो हमने देखा कि हम जब इनकी जॉइंट एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे तो ये इनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गई, और इस सिचुएशन पे हम कहते हैं दिस एंड दिस आर इंडिपेंडेंट। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन देयर फंक्शंस आर आल्सो इंडिपेंडेंट। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। आप लोगों को थोड़ा सा मेरे से बात भी करनी है। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही तो आपको बोलना है। तो अगर कहीं कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, कोई चीज़ परेशान कर रही हो, या पुरानी चीज़ें आप बिल्कुल याद नहीं कर पा रहे हैं कल वाला, तो आप बोलिए, मैं वहाँ से कराता हूँ आपको, है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आप मेरे को फंक्शन देख के बताइए कि ये PMF है या PDF है। दोनों लोगों के आंसर आने चाहिए। योग्यता आज क्लास में नहीं है
तो आप दो लोग आंसर करिए, इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहें या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहें। सर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है सर। डिस्ट्रीब्यूशन तो है, बट किसका है, डिस्क्रीट का है या फिर कॉन्टिन्यूअस का है? सर कॉन्टिन्यूस का। कॉन्टिन्यूअस में कैसे हम पहचानते हैं, बताओ बेटा। सर इसमें पॉइंट वैल्यू हो सकती है। जब हम ऐसी रेंज देखते हैं तब हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, और अगर हम रेंज ऐसी देखते हैं 2, 3, 4 तो हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस, अब बताओ। एक्स की सिर्फ 3 ही वैल्यू तो दी है हमें, ऐसा तो नहीं किया है। डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पीएमएफ। तो बेटा हिमांशु तुम गलती क्यों कर देते हो बार बार, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, बहुत पहले से पढ़ रहे हो। प्रोबेबिलिटी से सब देखने में सर ये कंफ्यूजन सर। बेटा फंक्शन जब भी देखते हैं तो हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू देखते हैं। हमारी रेंज x की होती है कि px की होती है? px इज द प्रोबेबिलिटी विच इज एट पॉइंट x। तो हमको रेंज किसकी देखनी होती है? यस सर एक्स। अब अगली बार मैं जब तुमसे पूछूं तो तुम px मत देखना, क्या देखोगे? यस x देखोगे। ये बात याद रखना, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होती तो थोड़ा और अच्छा रहता है यहाँ पर, लेकिन चलो कोई नहीं, आप पकड़ लोगे अगली बार में। तो बेटा आपको भी गरिमा क्लियर हो गया होगा ना कि ये डिस्क्रीट है। यस सर। तो डिस्क्रीट में जब हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो आप बताइए समेशन का यूज करते हैं या इंटीग्रेशन का? डिस्क्रीट में सर। हाँ, सर डिस्क्रीट में समेशन का यूज करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वो समेशन, और मतलब जीरो वैल्यू जब मतलब दिए होते हैं नंबर ऐड कर देते हैं सर, इतना पता है। चलो ये देखो मैंने लिख दी डेफिनेशन, ठीक है। हाँ हाँ सर। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमको यहाँ पर एक्सपेक्टेशन x निकालना है, तो समेशन x। अब x का मतलब जो इसकी रेंज हो, तो x की रेंज कहाँ से स्टार्ट है, आपको दिख रहा होगा -3 से, और कहाँ तक जा रही है, 9 तक। और यहाँ पर आएगा x इंटू इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन px। तो हम x की अगर पहली वैल्यू ले लें -3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3। समेशन कहता है जोड़ो, तो प्लस का सिंबल लगा लेते हैं, और x की अगली वैल्यू हम क्या लेंगे, 6, और इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। फिर x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 9, और हम इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज तो हमें दी हुई है ना, हम इनका यूज कर लें। यस -3 इंटू 1/6, 6 इंटू 1/2, 9 इंटू 1/3। आपको बताना है आंसर क्या आएगा। इसकी वैल्यू हो गई 3, और इसकी वैल्यू भी हो गई 3, सिर्फ बच रहा है एक माइनस वाला, इसकी वैल्यू होगी -1/2 यानी 0.5। तो 6 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, समेशन x स्क्वायर इंटू px, यानी अब की बार हम रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे। तो x की पहली वैल्यू है -3, तो -3 स्क्वायर इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। नेक्स्ट वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। नेक्स्ट वैल्यू है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो आ गया 9/6 प्लस 36/2 प्लस 81/3। तो आपको इसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिख लेना है। न्यूमेरिकल प्रोसेस तो कर लोगे ना? यस सर। अब नेक्स्ट वाला देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू 2x + 1 होल ऑफ स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब आपको वो भी समझ में आएगा जो हम फंक्शन वाला बताते थे। तो अगर आप कायदे से देखो तो ये फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, बताओ। क्या ये फंक्शन ऑफ x है, 2x + 1? हमको जो लास्ट वाला कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, 2x + 1 होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या ये x का फंक्शन हम मान लें इसको, 2x + 1 होल ऑफ स्क्वायर x का फंक्शन है या नहीं, बताओ। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इंटू जो भी x का फंक्शन हो
और इनटू यहाँ पर क्या लाना है, एक्स का प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो चलिए पहली वैल्यू लेते हैं एक्स की, कौन सी, -3। -3 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जरा कैलकुलेट करिए जी एक्स से, -3 पुट करके बताइए। -3 का मतलब -6 + 1 यानी कि -5। -5 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 25 इंटू इसकी पी एक्स, यानी जब x की वैल्यू -3 थी तो उसकी पी एक्स क्या थी, 1/6 प्लस, अब हम x की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देता हूँ। x यहाँ पर है 2x + 1 यानी फंक्शन की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है -3 to 9 और यहाँ पर आएगा पी एक्स। तो एक स्टेप हम और बढ़ा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम स्टेप में कुछ नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देंगे, है ना। तो कुछ चीजें गैप कर देते हैं जल्दी से। चलिए अब देखिए क्या होगा। तो x की पहली वैल्यू है -3, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे चलिए x की पहली वैल्यू -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 -3 + 1 होल ऑफ स्क्वायर, यानी हमने इस फंक्शन में x की पहली वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर लिखेंगे -3। दूसरी वैल्यू क्या है x की, 6, तो 2 × 6 + 1 होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तीसरी वैल्यू थी 9, तो 2 × 9 + 1 होल ऑफ स्क्वायर इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, P9 की, जो भी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम जल्दी से। तो कैलकुलेट करिए, -6 + 1 यानी -5, -5 का होल ऑफ स्क्वायर किया तो आया 25 और P-3 की प्रोबेबिलिटी हमको दी है 1/6। ओके, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो 6 × 12, 12 + 1 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 और आपको प्रोबेबिलिटी कितनी दी है इसकी, 1/2। नेक्स्ट 18 × 1 19, 19 का स्क्वायर करेंगे, बताओ 19 का स्क्वायर कितना आएगा, इंटू P9। सर 3 हाँ 361 361, सॉरी 361। चलिए ये 19 का स्क्वायर हमने यहाँ कर दिया और P9 मतलब कि प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पे कितनी है, तो इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है हमें, 9 वाली, 1/3। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसको करने का दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका मतलब हम एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर आंसर सेम आना चाहिए, है ना। देखते हैं कैसे। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हमको कैलकुलेट करना था 2x + 1 होल ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले एक हम काम करते हैं कि हम इसके होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2a × b, यानी कि ये आ गया 4x² + 1 + 4x। एक्सपेक्टेशन जरा अप्लाई कर देते हैं। तो 4 कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन किस पे जाएगी, सीधे x² पे। 1 कांस्टेंट है और 4x में 4 कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन किस पे आ गई, x पे। हमने एक्सपेक्टेशन x² और एक्सपेक्टेशन x तो पहले ही कैलकुलेट कर रखे थे, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको दोनों से आंसर सेम लाना है। यहाँ का जो आंसर आएगा और यहाँ का जो आंसर आएगा वो आपको एक जैसा लाना है। लाना क्या है, आएगा ही एक जैसा। लेकिन इस वाले में हमने कौन सा फार्मूला लगाया, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx का, और यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज लगाई, यानी कि कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन, ax का एक्सपेक्टेशन। तो आपको दोनों ही सीखना है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आंसर सेम आ जाएगा, ना आने पर मेरे को बताना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑन अ डाई व्हेन थ्रोन। ए पार्ट में कह रहा है कि हमको एक पासे पर आने वाले नंबर का एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो हम एक्सपेक्टेशन तभी निकाल पाएंगे जब हमको प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन दिया गया हो। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाएंगे, क्यों? फिर हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सपेक्टेशन निकाल पाते हैं। तो चलिए हम पासे का सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाते हैं। एक पासे पर क्या क्या आ सकता है आप मुझे बताइए। सर 1 आ सकता है, 6 2 1 से 6 तक आ। 1 2 3 3 4 4 5 5 6। अच्छा, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन बताएगा? पासे 1 by पर 6 6 नंबर हैं तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। 1/6 सबकी। सभी को क्लियर? यस। ओके, अब ये कह रहा फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑन अ डाई, यानी पासे पर जो नंबर आ रहा है हमें उसकी एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो पासे पर आने वाले नंबर को हमने क्या माना है? एक्स माना है। एक्स क्या है? नंबर ऑन डाई। और हमें चाहिए क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा? समेशन एक्स एक्स इंटू पी एक्स। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रही है बताइए आप। एक्स की वैल्यू 1 से जा रही है 6 तक। 6 हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपको एक चीज दिख रही होगी कि पी एक्स सबके लिए सेम है, तो हम पी एक्स को बार बार ना लिखकर एक साथ लिख देते हैं। और हमको करना है समेशन 1 to 6, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जरा ऐड कर लीजिए सबको। 21 21/6। और हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, तो शायद आएगा 7/2। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नंबर ऑन डाई इज 7/2 मीन। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर को ऐड करें तो कितना आएगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर हमारे पास n तक नंबर है, इसका सम कितना आएगा मुझे कौन बताएगा? सर n plus 1। n + 1/2 बेटा, यस सर। यही तो आएगा। अच्छा, ये कितने नंबर थे टोटल? n। तो अगर हमको इसका मीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो सम आया है उसको n से डिवाइड कर देंगे, है ना? यस सर। तो हम क्या करेंगे? n + 1/2 डिवाइडेड बाई n। इस n से n कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? n + 1/2। अब मान लो ये जो नंबर हैं ये पासे के नंबर हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक लिखे जा सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक। अब n की वैल्यू हम 6 पुट कर दें तो क्या आएगा? 6 + 1/2 यानी कि 7/2। तो आपने यहां से मीन निकाला तो क्या आया? 7/7। और आपने जब इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन से निकाला तो क्या आया? आपको क्लियर हुआ? पासे पर जो नंबर्स हैं उनका मीन 7/2 आएगा। ओके, यस सर। चलिए अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। पार्ट ए था फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑन डाई व्हेन थ्रोन। बेटा गरिमा तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है बेटा? ओके, चलिए मैं वेट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन। अब की बार 2 पासे फेंके गए हैं एक साथ। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन देम। कह रहा उन पे जो नंबर आए उनके सम का एक्सपेक्टेशन चाहिए। अब ये हमारा पहला पासा है और ये हमारा दूसरा पासा है। इस पे कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर 6 तक, इस पे भी कोई नंबर आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। तो हमको इन दोनों पासों पर जो नंबर आ रहे हैं उनके सम का क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन। क्लियर? यस सर। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं। हम एक रैंडम वेरिएबल x ले लेंगे। x को क्या कहेंगे? नंबर
ऑन फर्स्ट डाइस, यानी पहले पासे पर आया हुआ नंबर। दूसरा रैंडम वेरिएबल हम क्या ले लेंगे, y, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेकेंड डाई, दूसरे पासे पर आया हुआ नंबर। और हमको सम लिखना है तो सम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और हम इसको मान लेते हैं z, यानी हमको एक्सपेक्टेशन किसका चाहिए, z का। z की वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन x एंड एक्सपेक्टेशन y। अब एक्सपेक्टेशन x क्या होगा, पहले पासे का मीन, जो कि हमने अभी भी कैलकुलेट किया, कितना आया था 7/2। और एक्सपेक्टेशन y क्या होगा, दूसरे पासे का मीन। तो पासे चाहे दूसरा करो चाहे तीसरा करो, उसका मीन थोड़े ना बदल जाएगा, इक्वल है। 7/2। द फाइनल आंसर इज 7। तो हमने दो पासों पर आए हुए नंबर्स का मीन भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई है, एक तरह से स्मार्ट ट्रिक। लेकिन अगर हम इसको वैसे आपको कैलकुलेट करना सिखाएं तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम वैसे भी आपको बताएंगे जरूर, इसलिए क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू डाइस, दो पासों पर आए हुए नंबर्स के सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो हम दो पासों का केस लेकर चल रहे हैं और हम सबसे पहले एक रैंडम वेरिएबल असाइन करेंगे। हमारा रैंडम वेरिएबल x क्या होगा, सम ऑन टू डाइस, यानी ये दो पासों पर आए हुए नंबर्स का सम है, सम ऑन टू डाइस। ओके, अब आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि x की रेंज क्या होगी। तो इस पासे पर मिनिमम कितना आ सकता है, एक और एक, और जोड़ने पर क्या आएगा, दो, यानी x की जो मिनिमम रेंज होगी वो क्या होगी, 2 होगी। मैक्सिमम इस पासे पर क्या आ सकता है, 6 और 6, तो मैक्सिमम नंबर यानी जो सम का होगा वो क्या हो सकता है, 12। यानी हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो कहां से स्टार्ट होंगी, 2 से, और कहां तक जाएंगी, 12 तक। सभी को ये बात क्लियर हो गई कि पासे पर जो दो पासे हैं उन पे नंबर जो आ रहा है अगर हम इनको ऐड करें तो ये उसकी रेंज है 2 to 12। तो अब हमको हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं। ये चार्ट क्या है एक्चुअल में, ये चार्ट दो पासों के डिस्ट्रीब्यूशंस को हमको दिखाएगा, ठीक है। तो देखो हम एक तरफ डाइस 1 ले लेंगे और एक तरफ डाइस 2। ये है डाइस 1 और इस पे नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये डाइस है 1 2 3 4 5 6। तो दोनों डाइस हमने लिख ली। अब हम बीच में लिखेंगे सम, तो यहाँ पर सम क्या आएगा, 2 आएगा, दोनों पे अगर 1 1 आ जाए, क्लियर। यहाँ पर सम 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। ये जो बीच में हम लिख रहे हैं दोनों पासों पर आए हुए नंबर्स का सम है। क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। यहाँ पर सम कितना आएगा जरा बताओ, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8। यहाँ पर सम क्या आएगा, 5 6। सर यहाँ पर सम क्या आएगा, 4 आएगा, 3 and 1 4, सॉरी। फोर 5 6 7 8 9। यहाँ पर सम आएगा 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर सम क्या आएगा, 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर सम आएगा 7 8 9 10 11 एंड 12। चलिए, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेंगे, 2, फिर लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी px। तो अब बताइए नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको पहले ये देखना है कि टोटल केस कितने बने हैं, जरा बताइए टोटल कितने केस बने हैं। ये टोटल कितने केस बने हैं सम वाले, 36 केस हैं टोटल, 36। 36। और ऐसे कितने केस हैं जिसमें सम 2 आ रहा है,
केवल यही तो एक केस है। तो Yes, 2 आने sir. की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/36। अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा 3 दो जगह आ रहा है, 2 फेवरेबल केस हैं, 2/36। 4 कितनी जगह पे आ रहा है? 3/36. 3/36, और फिर 4/36, फिर 5/36, 5/36, फिर 7/36. बेटा 5 के बाद 6 आएगा। 6. और 6 वाला केस क्या है? जहां पर 7 आए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। इसके बाद 8 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, यानी यहां से घटने लगेगा, तो ये हो जाएगा 5/36। 9 कितनी जगह आया? 4, 4/36, फिर 10, 3/36, 11 दो जगह आया है, 2/36, और 12 सिर्फ एक जगह आया है, 1/36। ये आ गया हमारे x का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जहां पर x क्या है? सम ऑन 2 डाइस, यानी 2 पासों पर आए हुए नंबर का सम। अब जब पीएमएफ आ गए तो आप एक्सपेक्टेशन x निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या लगाओगे? Sir, sum X. समेशन x इंटू पी एक्स की रेंज क्या होगी? 2 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? 12 तक। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिए, और रिजल्ट कितना आना चाहिए वो हम ऊपर यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया था? 7। तो अगर रिजल्ट 7 आया तो ये हो गया वो तरीका जो आम बच्चे लगाएंगे, और ऊपर जो हमने लिखा है ये वो तरीका है जो आप लगाएंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि x + y पे एक्सपेक्टेशन है, तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। ओके ओके, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइन का है, थोड़ा सा बड़ा होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी मुझे करवाना है, तो हम एक क्लास और बढ़ाएंगे अभी एक्सपेक्टेशन की, और वो इसलिए भी बढ़ाएंगे कि आज तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसके ऊपर रिवाइज भी कर लो एक्सपेक्टेशन वाला, ताकि आपको डाउट ना रहे। और एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, आपको एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इस क्वेश्चन को घर पे करना है। ठीक है? तो Yes, ये sir. फाइल क्लास नोट 03 के नाम से अपलोड हो जाएगी आज ही। आप इसको देखकर आगे की चीज़ों को करिए। हम इन 2 बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन कल करेंगे, और कल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।